चैप्टर अभी स्टार्ट किया था हमने। तो आज जरा टाइप्स की तरफ डिटेल में जाता हूं। तो हमने कल पढ़ रहे थे बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट की 4 टाइप्स, यानी अगर आपके यूनिट्स में आउटपुट में, या जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हो, उसके अंदर अगर चेंजेस आ जाएं तो आपकी कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करती है, दिस इज बिहेवियरल इम्पैक्ट। इसमें 4 इम्पैक्ट हमने पढ़े थे। फर्स्ट इज द फिक्स कॉस्ट। व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट? नाम से जाहिर है, द कॉस्ट which tends to remain constant irrespective of level of output, whether it will increase or decrease। यानी अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एंड द कॉस्ट टेंड्स टू रिमेन कांस्टेंट, यानी कॉस्ट के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली का रुझान ना हो, उस कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मसलन अगर मैं 1 यूनिट बनाता हूं, उस पे जो कॉस्ट लग रही है फिक्स, 5 यूनिट पे भी कॉस्ट वही हो, उस कॉस्ट को हम नाम देंगे फिक्स कॉस्ट। जैसे इसकी एग्जांपल में देखें तो रेंट एक्सपेंस जो है वो हमारी फिक्स कॉस्ट है। सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो हमारी फिक्स कॉस्ट है, एंड सो बेशुमार एग्जांपल हो सकती है। अगर आप 0 प्रोडक्शन कर रहे हो, इफ द प्रोडक्शन लेवल इज 0, तो डेफिनेटली वी हैव टू पे द रेंट, definitely we have to pay the supervisor salary, and in the next month if the output is suppose 60,000 unit, then again we have to pay the same amount of rent and same amount of supervision salary। ठीक है, इस कॉस्ट को हम नाम देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ देखें तो कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे हम डिस्कस करेंगे टोटल कॉस्ट। अगर 0 आउटपुट है तो फिक्स कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी। अगर मैं यूनिट कम बनाऊं, ज्यादा बनाऊं, ये कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, इस वजह से इसकी जो कर्व है फिक्स्ड कॉस्ट की वो स्ट्रेट आती है। दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो ये शो कर रही है कि आउटपुट बढ़ने के बावजूद कॉस्ट में किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आ रही, राइट। उसके बाद सेकंड आइएगा, द कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों जहां जो चीज नहीं समझ आएगी मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी दे यार, तो सांस लेना औखा हो गया। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? नाम से देखो, वेरिएबल, वेरी का मतलब क्या होता है? तब्दील होना। इसको हम डिफाइन करते हैं, द कॉस्ट टेंड्स टू चेंज। पहली चीज तो ज़हन में रखिएगा, ये तब्दील होगी। टेंड्स टू चेंज, जो रुझान रखती है कि ये तब्दील हो, विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के साथ साथ। यानी अगर आउटपुट चेंज होती है तो कॉस्ट के अंदर भी चेंज आएगी। ठीक है, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इसके लिए आगे जो 2 लफ्ज है वो बड़े अहम है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूं इस लाइन को, द कॉस्ट टेंड्स टू चेंज। ऐसी कॉस्ट जो रुझान रखती है कि वो तब्दील हो विद द लेवल ऑफ आउटपुट इन डायरेक्ट रेशियो विद इक्वल प्रोपोर्शन। ये 2 चीजें बहुत अहम है। मैथ में आपने 2 रेशियोज पढ़ी हुई हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन, बल्कि इसको रेशियो की बजाय और क्लियर कर लो, रिलेशनशिप, और क्लियर हो जाए। 2 मैथ में वेरिएबल्स के 2 रिलेशन पढ़े हुए हैं आपने, एक डायरेक्ट रिलेशन और एक इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? जब एक वेरिएबल में चेंज आए, इंक्रीज हो, तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो।
और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ दूसरा भी डिक्रीज हो, उसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होता है? जब एक में इजाफा होगा और एक में कमी होगी, यानी आपका एक वेरिएबल इंक्रीज होता है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ी होगी, प्राइस और डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में, दिस इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं बात करता हूं लॉ ऑफ सप्लाई, यानी प्राइस और सप्लाई की, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन। तो ये दोनों रिलेशन इसमें मौजूद होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हमारा करेक्टरिस्टिक है कि वो रिलेशन डायरेक्ट होगा। तो अब इसको अगर मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करता हूं तो जेड में रखिएगा, अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सॉरी यूनिट इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, यूनिट डिक्लाइन होंगे तो कॉस्ट भी डिक्लाइन होगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, अब ये बड़ी अहम है कि उनके दरमियान जो चेंज आ रही है, जो भी पर यूनिट चेंज आ रही है, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहां याद रखिएगा, इसका मीनिंग हम ये लेते हैं, पर यूनिट कॉस्ट शैल रिमेन कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट होती है, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं होती। मसलन अगर एक यूनिट बना रहे हो उसमें 5 रुपीज कॉस्ट आ रही है, 2 यूनिट्स बनाओगे 10 रुपीज कॉस्ट आएगी। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो 500 रुपीज कॉस्ट आएगी। किसी भी लेवल पे जाकर यूनिट कॉस्ट निकालो, वो 5 रुपीज ही आ रही है। तो ये हमें ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट किसी सूरत में चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएं। OXY आउटपुट इन यूनिट्स और टोटल कॉस्ट। सो नेचुरल सी बात है, इफ द लेवल ऑफ आउटपुट इज 0, तो बताइए कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? एनी स्टूडेंट? 0 0 एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए ये एक लीनियर रिलेशन क्रिएट करती है, ओरिजिन से निकलेगी। और लीनियर क्यों है? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि इक्वल प्रोपोर्शन, पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो फिर इक्वेशन लीनियर हुई ना मैथ के रूल के मुताबिक। तो लिहाजा इस कॉस्ट को हम नाम देंगे वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब ये दोनों शेप्स आपके सामने आ गई। टेक्निकली 2 ही कॉस्ट होती हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। अब अगली तो 2 एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हम बना लेते हैं, वो इन्हीं का एडवांस वर्जन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि फिक्स कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती हैं जो होती फिक्स्ड हैं लेकिन वो बढ़ भी जाती हैं, वो एक लेवल के बाद इंक्रीज हो जाती हैं, तो वो फिर प्योरली फिक्स कॉस्ट तो नहीं रही ना, वो किसी ना किसी लेवल पे जाके इंक्रीज हो रही है। उस कॉस्ट को हम क्या नाम देंगे? वो फिक्स कॉस्ट से ही निकली है, उसको हम कहते हैं स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए इसके साथ फिक्स लगाया जाता है, लेकिन स्टेप्ड कॉस्ट भी लिखा जाता है सम टाइम। A step fixed cost is the cost which remain constant up to a certain level of output, यानी एक level of output तक वो constant रहेगी, then increases and again remain constant up to next activity level and so on। यानी ये ऐसी cost है जो एक level तक fix रहेगी, उसके बाद बढ़ेगी, फिर fix हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज होगी। तो ये स्टेप बनाती जाती है, इसलिए हम इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट का नाम भी देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली आपको देता हूं, सुपरविजन कॉस्ट है, जिसको सुपरवाइजर कॉस्ट कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पर सुपरवाइजर्स का रोल क्या होता है? जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करें। क्या आपका एक सुपर
सुपरवाइजर किसी इंडस्ट्री में काफी है? मेरा एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मुझे आंसर दीजिएगा, क्या दोगे आंसर? नो सर। नो। यानी इट मींस आप इस चीज को एडमिट करते हो कि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते जाएं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते जाएंगे, तो मुझे सुपरविजन कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ सुपरवाइजर भी बढ़ाने पड़ेंगे। यानी एक सुपरवाइजर टेक्निकली तमाम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके नीचे एक लिमिट होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं अज्यूम करता हूं कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि 10 वर्कर्स पर एक सुपरवाइजर हो। 1 वर्कर इज इक्वल टू 1 सुपरवाइजर। इज इक्वल का मतलब यहां है कि 10 वर्कर पर एक सुपरवाइजर। अगर सपोज कंपनी के पास 9 वर्कर हैं तब भी एक सुपरवाइजर है, 8 वर्कर हैं तब भी एक सुपरवाइजर है, 7 वर्कर हैं तब भी एक सुपरवाइजर है, ठीक हो गया। और सुपरवाइजर की सैलरी हमने पहले भी पढ़ा फिक्स होती है, एग्रीड। लेकिन अगर आपको मजीद वर्कर हायर करने पड़े, आपके पास 8 वर्कर हैं तो आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट आपकी 10,000 है, लेट्स से 60,000 है। अब आपके 15 वर्कर हो गए, इस पॉलिसी के तहत अब आपके पास कितने वर्कर होने चाहिए? 2 सुपरवाइजर 2। अगर मैं 2 सुपरवाइजर रखता हूं तो कॉस्ट 120,000 हो गई। अच्छा आप देखिएगा, अगर 16 वर्कर हो तब भी कॉस्ट 120, 17 वर्कर हो तब भी कॉस्ट 120, 18 हो तब भी 19, 20, यानी इसका मतलब ये 11 से लेकर 20 तक ये कॉस्ट सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही 21 वर्कर मैं हायर करूंगा तो एक सुपरवाइजर में मुझे और इजाफा करना पड़ेगा और मेरी कॉस्ट एकदम फिर इंक्रीज हो जाएगी और फिर फिक्स हो जाएगी। इस कॉस्ट को हम नाम देते हैं स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। OXY। अब इसका कर्व देखिएगा, आउटपुट इन यूनिट्स और टोटल कॉस्ट। अच्छा जी, जब जीरो आउटपुट है तो बताइए कि कॉस्ट होगी? यस यस, कोई ना कोई कॉस्ट होगी। सपोज यहीं पे ये फिक्स कॉस्ट तो होनी है, और ये कॉस्ट जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता जाऊंगा ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा, जैसे सपोज ये लेवल है, इस लेवल पर जाकर हम एक और कॉस्ट, एक और सुपरवाइजर सपोज रखना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और यहां से कॉस्ट फिर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी अप टू नेक्स्ट एक्टिविटी लेवल। अज्यूम करते हैं ये, एंड देन इंक्रीजेस अगेन रिमेन कांस्टेंट अप टू नेक्स्ट लेवल। अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर स्टेप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे ज्वाइन कर भी दूं तो आपको क्लियर स्टेप्स नजर आ जाएंगे। दिस वन, इसी वजह से ये फिक्स कॉस्ट को हम स्टेप फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, यानी ये फिक्स कॉस्ट है दिस वन, दिस वन, दिस वन। लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स नजर आ रहे हैं, हर अगले एक्टिविटी लेवल पर जाकर ये हमारी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, fourth type is the semi variable cost. समटाइम ऐसा होता है कि आपका कॉस्ट जो होती है उसके अंदर दोनों एलिमेंट कंबाइन होते हैं, यानी ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट भी हो और वेरिएबल एलिमेंट भी हो, उसको आप सेमी वेरिएबल कहते हो। द कॉस्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आपके पास आता है, उस बिल में कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो फिक्स्ड होता है, जिसको आप लाइन रेंट कहते हैं, और उसके बाद जो आगे बिल है वो आपकी कंजम्पशन बेस्ड है, पर यूनिट। जितने यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें दोनों एलिमेंट शामिल हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। इस कॉस्ट को आप नाम देते हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं चार्ट बनाऊं, OXY आउटपुट इन यूनिट्स और टोटल कॉस्ट, ओके जी। अब इसमें क्या होगा कि जीरो लेवल पे कॉस्ट होगी ना, फिक्स कॉस्ट, लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ये हिस्सा वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है, तो इसको हम सेमी वेरिएबल कहेंगे। सेमी का यहां मतलब पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट, यानी ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर सेमी वेरिएबल यानी वेरिएबल का भी पोर्शन मौजूद है। अब कुछ बुक्स में आप देखो सेमी फिक्स भी लिखा हुआ है, एक बुक मैंने पढ़ी वहां सेमी फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है, इट्स ओके। तो यानी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसके अंदर फिक्स का पोर्शन भी शामिल, तो लेकिन इसके अंदर दोनों आपकी कॉम्बिनेशन इंक्लूड होते हैं। अब देखिए, जितनी मैंने आपसे डिस्कशन की, मैंने शुरू में भी कहा कॉस्ट दो ही होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब स्टेप फिक्स कॉस्ट की एक्सटेंडेड फॉर्मेट आ गया और सेमी वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। अब मैं एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूं, बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा, ये कौन सी इनमें से कॉस्ट है। जी बताइएगा, ये कर्व जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है, ये कौन सा चार्ट है इन चारों में से? बड़ा सिंपल सा सवाल किया है। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। जी फरहान क्या बोला? सर वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, यस, ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। अब आप कहोगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसे हो गया? अभी आपके सामने ये कर्व लगी हुई है, दिस वन, इसमें और इसमें कतन कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन फर्क है। आप एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में यूनिट कॉस्ट और यहां पर टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या है? यस फिक्स, इसका मतलब फिक्स है। वहां टोटल कॉस्ट फिक्स रह रही है और यहां पर यूनिट कॉस्ट फिक्स रह रही है। अभी मैंने क्या बताया था कि जहां टोटल कॉस्ट फिक्स हो जाए वो फिक्स कॉस्ट, जहां यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट हो जाए वो वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों रूल याद रखने हैं आपने। बल्कि अभी तो खैर कॉस्टिंग तो नहीं है, हमारा एक चैप्टर ही है सिर्फ। मैं कॉस्टिंग में हमेशा एक बच्चों को कहा करता हूँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑलवेज अज्यूम द फिक्स कॉस्ट इन टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट शैल रिमेन कांस्टेंट। कि फिक्स कॉस्ट टोटल में और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हमें खैर फिलहाल उसकी जरूरत नहीं। हाँ जी बताओ, ये ओके है? यहां तक बिहेवियर समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट आइएगा। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। पहले जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी हैं बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी टाइप्स चल रही हैं। अब ये मुख्तलिफ एंगल से हम देखते हैं, मुख्तलिफ एंगल। ये अब वही कॉस्ट आनी है दोबारा, लेकिन अब मैं उसको फिक्स कॉस्ट नहीं कहूंगा, अब मैं उसको वेरिएबल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट को हम मेन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेकेंड इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट।
नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फर्दर आपकी डिवाइड होती है दो पार्ट में। फर्स्ट सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। कॉस्ट सेकंड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसको पूरा हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल कॉस्ट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गौर से देखिए। ये प्रोडक्शन कॉस्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स नहीं होते, आपके वहां पर अकाउंट्स ऑफिस भी होगा, फाइनेंस ऑफिस भी होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट जहां बैठती है उसको प्योर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो भी होगा। इसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग भी होगा, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी हो, एंड सो ऑन। बेशुमार डिपार्टमेंट होते हैं। इसलिए फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां आगे जाने से पहले एक और मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है, मैं सोच रहा हूं आप लोगों से ही पूछ लूं। व्हाट इज द डिफरेंस, वैसे जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। इवन दैट कि हम अकाउंटिंग में दोनों को एक ही हेड में रखते हैं ना, वो कोई मसला नहीं। हमें अकाउंटिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि नहीं भी समझ आती ये सेल है या ये मार्केटिंग है, तो हमने डालना तो एक ही हेड में है। लेकिन फिर भी क्या फर्क होता है? एनीवन, ओपन टू ऑल, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे जवाब दे। सर जी जी, हमाद साबिर बोलिए। सर जो सेल्स होती है सर, उसमें जो रिलेशन होता है वो सर कुछ टाइम के लिए होता है, और मार्केटिंग में रिलेशन सर हम स्टेब्लिश करते रहते हैं। वेरी गुड। देखो इतनी सी बात याद रखना, द रिलेशन बिटवीन बायर एंड सेलर एंड्स व्हेन देयर इज अ सेलिंग, एंड द रिलेशन बिटवीन बायर and seller continues when there is a marketing. Marketing is the basically activity which creates a relation between buyer and seller for a long period of time. ठीक है, उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। अक्सर जैसे मार्केटिंग में आप लोगों से राय लेते रहते हैं, कुछ आप क्वेश्चनियर फिल करवाते रहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अपने रेगुलर कस्टमर के साथ, तो दिस इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी। एनीहो, ये तो बीच में एडिशनल चीज आ गई। अब देखो इसके तो समझाना भी बहुत आसान है। व्हाट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट? एनी कॉस्ट। अब यहाँ पर ये नहीं बात कर रहा वो डायरेक्ट है या सॉरी फिक्स्ड है या वेरिएबल, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल। एनी कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इज नॉन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपने सैलरी पे की है वर्कर्स को, ये वर्कर्स का वर्ड हम स्पेसिफाई करते हैं, वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सैलरी पे की है आपने सुपरवाइजर की, तो ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है सर। नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं जी बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन है, नॉन नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट है। अच्छा, पहले चीज तो ये ध्यान में रखें, देखें जिस वक्त हम अब पढ़ रहे हैं ना फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल कॉस्ट, तो फिर आपने फिक्स और वेरिएबल को छोड़ देना ना, वो तो बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने पहले ही लफ्ज यूज किया, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल, हमें ये नहीं देखना, हमें देखना किस फंक्शन में फॉल कर रही है। जब फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करता हूं कॉस्ट को मैं, तो फिर फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा हूं। अब सुपरवाइजर बेसिकली वो पर्सन होता है जो वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा होता है। तो एक नहीं बात है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, इसकी सैलरी प्रोडक्शन को ही जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं जी कि एक सेल्समैन है, उसकी सैलरी कहां जाएगी, या उसको कमीशन पे कर रहे हैं वो कहां जाएगी? नॉन प्रोडक्शन। जी, नॉन प्रोडक्शन में भी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि हम फंक्शन को देखें और जिस फंक्शन से वो रिलेट करता है वहां पर हम इस कॉस्ट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाए, थर्ड, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट की दो टाइप्स होती हैं।
फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट। अब अगेन छोड़ दो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल, अब छोड़ दो फंक्शन को, अब सिंपल देखोगे ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? एनी कॉस्ट which can be directly attributable to specific cost object economically, ऐसी कॉस्ट जिसको मैं डायरेक्टली एलोकेट कर सकता हूं किसी भी प्रोडक्ट को, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। और जिसको डायरेक्टली एलोकेट ना किया जा सकता हो उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये मार्कर बना रहे हो, इस मार्कर में मैं आपसे पूछता हूं कितनी इंक यूज हुई है, इंक की कॉस्ट क्या है? तो बताइए इंक की कॉस्ट डायरेक्ट होगी इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जितनी इंक यूज हुई है उसकी मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, उसकी कॉस्ट मैं डायरेक्टली इसको एलोकेट कर सकता हूं। बिल्कुल। इस पे जो लेबर का टाइम लगा बनाते हुए, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी? इनडायरेक्ट। लेबर की कॉस्ट इनडायरेक्ट होगी, आर यू श्योर? डायरेक्ट होगी। लेबर की कॉस्ट भी डायरेक्ट होगी। रीजन क्या है? कि मुझे पता है कि इसको बनाने हुए टाइम कितना लगा और मैं जिसको जो रेट पे कर रहा हूं उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, तो डायरेक्टली एलोकेट कर सकता हूं। तीसरी चीज, अब इसमें जो आपने मशीन, जिसमें ये मशीन चलाई है, आखिर मशीन चलाई होगी, उस पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो ये भी इसमें शामिल है। वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है सर। यस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट को चार्ज नहीं की जा सकती। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना है, क्या किसी एक डिपार्टमेंट का आना है या किसी एक प्रोडक्ट का आना है या पूरी फैक्ट्री का आएगा? पूरी फैक्ट्री का आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। जब पूरी फैक्ट्री का आएगा, अब इसके अंदर आपने प्रोडक्ट ए भी बनाई हुई है, इसमें प्रोडक्ट बी भी है, प्रोडक्ट सी भी है, प्रोडक्ट डी भी है, सो ऑन। अब ये जितनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं सब पे इलेक्ट्रिसिटी लगी है, तो इसकी कॉस्ट को डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकता, बल्कि इस कॉस्ट को मैं कहूंगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो हर वो कॉस्ट जिसको डायरेक्टली एलोकेट कर सकता हूं मैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, उस कॉस्ट को मैं डायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा, और जिसको एलोकेट नहीं कर सकता उसको मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट कहूंगा, ठीक है। अब अगर वर्कर की जो सैलरी है, अब ये मैं दो चीजें लिख रहा हूं, आप बताइए सोच के, वर्कर की जो वेजिस हैं और सुपरवाइजर की जो सैलरीज हैं, ये क्या डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट है? या अगर डिफरेंट है तो कौन सी डायरेक्ट है और कौन सी इनडायरेक्ट? सर वर्कर की डायरेक्ट है है। और सुपरवाइजर की इनडायरेक्ट है। Yes. जी, जो वर्कर को आप वेजिस पे कर रहे हो दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट, और जो आप सुपरवाइजर को सैलरी पे कर रहे हो दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखो ये दोनों प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं, तो यहां पर ये डिस्कशन नहीं कर रहे हम नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो प्रोडक्शन है नॉन प्रोडक्शन, बल्कि कह रहे हैं चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन है, क्या वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट? एनी कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट is known as direct cost. Any cost which cannot be directly attributable to specific cost object is known as indirect cost. ये दो कॉस्ट होती हैं।
ज़रा लिस्ट मुझे दीजिएगा वो स्टूडेंट्स की जो FR1 के, ज़रा मैं इनसे भी डिस्कस करूँ। बोलिएगा सर, बोलते जाइए। पहला कौन है? अब्दुल्ला नासिर है जी क्लास में? नहीं, आगे चलें जी। अकील तबस्सुम मौजूद हैं? अकील? यस सर। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कितनी छुट्टियां हैं इसकी? 7 छुट्टियां की हैं इस महीने अभी तक आपने? सर मेरी सिर्फ 2 छुट्टियां हैं। सोच लो, आपकी 7 एब्सेंट लगी हुई हैं। सर मेरा माइक नहीं चलता तो उस वजह से मेरी प्रेजेंट नहीं लगती। अच्छा, तो आप वो इन्फॉर्म कर दिया करें ना, ताकि एब्सेंट ना लगे यार। मैं अभी तो नाम कटवा, इसको काट रहे हैं, अकील को रहने दें। अरीबा सरफराज है इस क्लास में? नहीं जी। आगे फातिमा? नहीं। हैदर सयाद? मैं चेक भी करता हूँ, यहाँ से नाम भी आ जाता है। नहीं है। आगे चलिए। इकरा रियाज? नहीं है। नहीं है। मोहम्मद एहतशामुल हक? नहीं है। मोहम्मद हमजा भी नहीं है। मोहम्मद अम्माद? ये भी नहीं है। उमाद यू से है ना? उमाद या हम? अच्छा, दूसरे जी। ज़ुहैब असलम? ज़ुहैब असलम मौजूद है? नहीं। नौमान लियाकत? नहीं, ये तो है ही नहीं। ये भी नहीं है क्लास में। सुहेब खालिद? ये भी नहीं है। वकास अली? सर बीमार था तब क्लासेस नहीं ली। जी, वकास अली मौजूद है। कितनी एब्सेंट है? 8 एब्सेंट है इस मंथ में। सर बीमार था तब क्लासेस नहीं ली। अल्लाह ताला सही दे यार, तो मुझको इन्फॉर्म तो कर देना। अब आगे रोगे या मैं नाम निकलवा दूं? जी सर, क्लासेस लेनी है। लेंगे, चले, क्योंकि मैं वो जिन जो नहीं आ रहे उनकी नाम निकलवाना चाह रहा था। मैंने कहा आप लोगों से कंफर्म कर, वकास को काट दें, ये आया करेगा। और जी अगला कोई है? बस, चले ठीक, थैंक यू जी। अच्छा जी, तो अब आइएगा नेक्स्ट में जी, जो मैं एक चीज समझाने लगा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से, जरा देखिएगा। बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, बहुत अहम फ्लो चार्ट। ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जहां से हमारी, इन सिंपल वर्ड, इसकी जो लेफ्ट साइड है वहां से इनपुट होगी, और जो राइट साइड है वहां से आउटपुट होगी। यानी आप जब प्रोडक्शन करते हो तो इनपुट करते हो रॉ मटेरियल्स, और आउटपुट होती है फिनिश गुड्स। ये भी पता है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर स्टोर होता है आपका, जो कि रॉ मटेरियल को डील करता है, और यहां पर भी एक स्टोर होता है जिसको वेयर हाउस कहते हैं, एंड दिस इज फिनिश गुड्स। ठीक है, यानी ये फिनिश गुड्स है और ये आपका रॉ मटेरियल है। अब जरा एक एक चीज देखिएगा, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूं, क्योंकि 3 एलिमेंट होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के। एक मटेरियल, ये मटेरियल है। मटेरियल 2 किस्म के होंगे नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, मोस्टली पैकिंग मटेरियल जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अब बताइएगा कि ये जो मटेरियल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको डील कैसे करेंगे। ये देखिए, जितना डायरेक्ट मटेरियल है ना, डायरेक्ट मटेरियल, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को ट्रांसफर हो जाए, ये DM, डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है वो प्रोडक्शन को चार्ज नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोडक्शन को चार्ज नहीं होगा, बल्कि अलग एक हेड होता है जिसमें हम डाल देते हैं, जिसको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। बाद में इसका नाम भी बताता हूं, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट है वो कहां आ जाएगा?
इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। फिर इसी तरह क्या मटेरियल खुद तैयार होकर फिनिश गुड्स में चला जाएगा? आंसर इज नो, वी नीड लेबर। लेबर भी दो किस्म की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जितनी डायरेक्ट लेबर है वो सारी यहां ले आओ। चलो मैं यहां लिख के समझा देता हूं, लेबर जितनी डायरेक्ट है वो सारी यहां आ गई, और इनडायरेक्ट लेबर यहां पर आ जाए। अब आपके मटेरियल और लेबर के अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। मसलन अब मटेरियल लेबर मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, क्या और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? यस, आपको बिल्डिंग में रेंट पे करना पड़ेगा। आप जिस बिल्डिंग पे ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। बेशुमार एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, ये सारे जितनी भी कॉस्ट है वो एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसमें ज्यादा तो इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपका प्रोडक्शन में जाएगा, और जो इनडायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। अब तक जो मैंने आपसे काम किया, जितनी भी कॉस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैं प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे नेचर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी प्रोडक्शन को ट्रांसफर करूंगा, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है वो प्रोडक्शन को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करूंगा। अलबत्ता इस कॉस्ट को मैं इससे जरूर ट्रांसफर करूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली, यानी ये पहले कॉस्ट यहां आई फिर दोबारा प्रोडक्शन को गई, ठीक है। कैसे गई, इसके लिए तो ऑब्वियसली हमारा पूरा चैप्टर है जो कि कॉस्टिंग में है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। इतनी सी चीज ध्यान में रखिएगा। अब मसला आपसे मैं कहता हूं इसमें रेंट ऐड करना है, रेंट कैसे ऐड करूं? उसका रेट निकाल लूंगा, उसका रेट निकाल लूंगा, उस रेट के मुताबिक मैं ऐड करूंगा, ठीक है। अब रेट के मुताबिक जब मैं ऐड करता हूं वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कभी वो कम भी हो सकता है, क्योंकि ये रेट एक्चुअल तो हो नहीं सकता, ये एस्टिमेटेड रेट होता है, और इसके बाद फिर साल के एंड पे ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, उसको वो बात का मसला है, उसको क्लोज किया जाता है, ठीक है। लेकिन विदाउट रेट, यानी यहां से एक रेट निकालते हो, उस रेट से आप कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये दोनों कॉस्ट कंबाइन होती हैं, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, फिर ये फिनिश गुड्स में चली जाती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी मुकम्मल हो जाती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। आज इनका टेस्ट कब था? आज था फ्राइडे को। फ्राइडे। अच्छा अच्छा, ठीक हो। मैंने कहा शायद मैं भूल आया हूँ टेस्ट। ओके जी, आगे चलिए। अब हमारा जो आज एक छोटा सा हिस्सा सीखेंगे हम, एक कॉस्ट को सेपरेट करना, ठीक है। ये आपके सिलेबस में उस तरह निकल गया हुआ, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये करना जरूर है क्योंकि ये कहीं पे भी यूज हो सकता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, दो मेथड। एक मेथड जो है वो तो बिल्कुल निकल गया, रिग्रेशन, उसको नहीं करना हमने। लेकिन एक जो है जिसको हाई लो मेथड कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था नेचर पॉइंट ऑफ बिहेवियर पॉइंट ऑफ से कॉस्ट मेरी सिर्फ दो ही होती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट का एडवांस वर्जन है, और इवन जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, उस कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम देंगे, ठीक है। अब हमने सीखना यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दे तो मुझे उसको स्प्लिट करना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो अब हम वो सीखते हैं, हाउ टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट
from semi-variable cost. इसके लिए जो हमारा मेथड यूज होगा, जो आपने मेथड यूज करना है, उस मेथड को हम कहते हैं हाई लो मेथड। यानी इस मेथड के तहत जो डेटा गिवन होगा उसमें से एक हाई वैल्यू लेनी है और एक लो वैल्यू लेनी है। उन दो वैल्यूज की मदद से मैं उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा जरा देखते हैं। अब ये मैं आपके सामने एग्जांपल करता जा रहा हूं, जहां नहीं समझ आएगी मुझे बताइएगा, ठीक है। ये पहली एग्जांपल लीजिएगा, बड़ी सिंपल एग्जांपल। आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल को मैं थोड़ा सा ट्रिकी करता जाऊंगा। हमें वो एग्जामिनर कहता है जी कि एट 7,000 यूनिट्स कॉस्ट विल बी ₹31,000 at 4,000 unit cost ₹22,000 and at 6,000 units, बल्कि इसको कर दो 9,000 units, कॉस्ट विल बी 37,000। आपको तीन कॉस्ट दी हुई है, तीन आउटपुट लेवल दिए हुए हैं। यानी वो कह रहे हैं अगर 7,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट 31,000 है, अगर 4,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट 22,000 है, अगर हम 9,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट 37,000। अब इसमें यकीनी बात है टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। तो अभी हाई लो मेथड के तहत मैं क्या करूंगा, इनमें से तीन लेवल में से चाहे 4 लेवल दिए हों, 5 दिए हों, 7 दिए हों, आपने सिर्फ 2 सिलेक्ट करने हैं। एक वो सिलेक्ट करना है जो हाई है और एक वो सिलेक्ट करना है जो लो है। अब देखिए इन तीनों में से हाई लेवल कौन सा हुआ, बोलिए। 9,000 जी, ये हाई लेवल है और लो लेवल 4,000 वाला। तो रेस्ट ऑफ द डाटा विल बी इग्नोर्ड। हम इसमें जितना बाकी डाटा है उसको सिरे से इग्नोर कर देंगे। अब कैलकुलेशन यहां करते हैं, यूनिट्स और रुपीस, हाई लेवल और लो लेवल में दो ले रहा हूं। हाई लेवल में यूनिट है 9,000 और कॉस्ट है 37,000, 4,000 और 22,000। प्लीज माइंड में रखिएगा थीम आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल का। फिक्स कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, चाहे वो 4,000 यूनिट बनाओ या 9,000 यूनिट बनाओ, और ऐसी कॉस्ट जो चेंज लाए दोनों में, वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो चेंज आ रही है वो मैं मेजर कर लेता हूं। यानी इसमें जो चेंज आ रही है वो कितनी है, 5,000 यूनिट, और कॉस्ट में कितना फर्क है, 15,000। यानी मैं कहता हूं अगर 5,000 यूनिट में ज्यादा बना रहा हूं या 5,000 यूनिट में कम बना रहा हूं, जैसे मर्जी पढ़ लो, तो मेरी कॉस्ट में 15,000 का इंक्रीज या 15,000 का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा हूं कि 5,000 यूनिट में चेंज आने से कॉस्ट में 15,000 रुपीज की चेंज आएगी। बताइए ये फिक्स कॉस्ट होगी या वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल। तो लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जब भी कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको क्या बताया था एंड पे, पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो चेंज होती रहेगी। तो मैं कौन सी उठाऊं वेरिएबल कॉस्ट, मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ होगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉस्ट ऐसी लेवल उठा लेना जहां से मैं कॉस्ट जब मर्जी चाहूं कैलकुलेट कर लूं। और हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट इन टोटल और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अज्यूम नॉट टू चेंज। वेरिएबल कॉस्ट अब कैसे निकलेगी, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 विच इज इक्वल टू
3 रुपीज। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट की है, इसको हम मैथ में बी कहते हैं। ये जो इक्वेशन अभी बनाऊंगा, ठीक है, कॉफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद अब मैंने सेकंड कैलकुलेट करनी है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट चाहे मैं इस लेवल से निकालूं या इस लेवल से निकालूं, मेरी सेम आनी चाहिए। तो मैं निकालूंगा भी दोनों से, लेकिन दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं दोनों से इसलिए निकाल रहा हूं कि आपको ये बता सकूं कि क्या पहली इक्वेशन से निकालूं या सेकंड इक्वेशन से। यू विल सी कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के लिए अब क्या करूंगा? देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें फिक्स भी है, वेरिएबल। नॉर्मली इक्वेशन हमारी ये होती है लीनियर, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। Here y का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट। a का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, b का मतलब अभी समझाया मैंने, b अभी लिखा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और x का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इस इक्वेशन के थ्रू मैं a की वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे, अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो a की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो बी एक्स यहां से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी इक्वेशन ये बन जाएगी a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स। किसी भी लेवल को उठा लो प्लीज, मैंने आपसे कहा जो से मर्जी लेवल को ले लो। मैं ये वाला लेवल लेता हूं, पहले यहां से कैलकुलेट करता हूं। a मैंने फाइंड करना, y कितना है यहाँ पे, बोलते जाएं जरा। y इज द टोटल कॉस्ट, बताइए कितनी है? 37 माइनस b कितना है? b अभी कैलकुलेट किया है 3। हाँ। और x कितना है? नंबर ऑफ यूनिट्स 9000। जिस लेवल को उठा रहा हूं ना उसी को कैलकुलेट करो। अब देखो 9000 इंटू 3 27,000। 37 में से 27 लेस किया तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तब भी आंसर 10,000 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज पर डेफिनेशन फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो लिहाजा यहां से कैलकुलेट करो तो y कितना आया? 22,000 माइनस 3 इंटू 4,000। ये 4,000 x है, तो 3 इंटू 4 12। 22 में से 12 लेस करो तो अगेन 10,000। मैंने पहले भी आपसे कहा मुझे दोनों लेवल पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं किसी एक से निकालूंगा, लेकिन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया दोनों से भी निकालोगे तो आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आज क्लास यहीं रोकता हूं क्योंकि 8 मिनट रह गए। अभी अटेंडेंस आपकी जरा लंबी होती है और ये सारे अटेंडेंस